बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान मियां नवीद हाज़िर है। नाज़रीन, हम एक मरतबा फिर आज लाहौर के लेडी विलिंगटन अस्पताल के मामले के ऊपर बात करेंगे। लाहौर के लेडी विलिंगटन अस्पताल की अगर बात करें तो यहाँ पर एक ऑपरेशन थिएटर के अंदर एक वीडियो बनाई गई थी पीजी डॉक्टर्स की जानिब से। इस वीडियो के मामले के ऊपर मीडिया के ऊपर बड़ा शोर मचा और उसके बाद फिर एक्शन हुआ और इसमें 5 पीजी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की गई। बहरहाल इसके ऊपर हम तस्वीर का दूसरा रुख भी सामने रखना चाहते हैं। इस मामले की अंदरूनी कहानी और कुछ रिसर्च करके, कुछ इन्वेस्टिगेशन करके मामलात आपके सामने हम रखेंगे और कुछ ऐसे सवालात आपके सामने रखेंगे कि इन सवालात के जवाब लेना भी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये वीडियो जो है आप इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये वीडियो लेडी विलिंगटन अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर की है। ये 28 अगस्त 2025 को ये वीडियो बनी थी। उसके बाद ये वीडियो जो है वो अब जब वायरल की तो ये 2-3 रोज़ पहले जो है वो ये वायरल की गई। ये वीडियो वायरल करने का मकसद क्या था, मीडिया में ये वीडियो क्यों वायरल की गई, इसकी सारी कहानी मैं आपको बताता हूँ। कुछ इस मामले के ऊपर ऐसे अंदरूनी कहानी, बिहाइंड द सीन जो मामला है वो मैं आपको इसके ऊपर बताना चाहता हूँ कि दूसरा रुख भी आपके सामने रखना चाहता हूँ। दूसरा रुख भी पंजाब हुकूमत के सामने रखना चाहता हूँ, महकमा स्पेशल एड हेल्थ केयर मेडिकल एजुकेशन के सामने रखना चाहता हूँ। पहली तो बात यह है कि तकरीबन 8 से 9 या 10 माह पुरानी ये वीडियो है जिसको वायरल किया गया। इसके पीछे कहानी ये थी कि प्रोफेसर डॉक्टर उज़मा हुसैन जो कि हेड थी, यहाँ पर प्रोफेसर थी, सरबराह थी इस वार्ड की, बुनियादी तौर पर ज़राए ये कहते हैं कि इनको इनकी सीट से हटाया जाने का पर्पज़ था जो कि पूरा कर लिया गया। क्योंकि यहाँ पर कुछ माह कबल एक लेडी डॉक्टर की जानिब से जो है वो खुदकुशी करने की कोशिश की गई। वो रियल थी या वो ड्रामा था, इसके ऊपर मैं अभी कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि इसकी अभी तक इंक्वायरी उस वक्त जब शुरू की गई थी वो रिपोर्ट भी सामने नहीं आई। ये जो लेडी डॉक्टर ने जो है वो ये खुदकुशी करने की कोशिश की थी, तो इसके पीछे भी एक पूरी कहानी है कि यहाँ पर जो है वो थीसिस फंसा हुआ था और ये थीसिस क्लियर करवाने के लिए प्रोफेसर डॉक्टर उज़मा हुसैन के ऊपर पूरा प्रेशर डाला गया ताकि जो है वो बल्कि यहाँ तक ये बात सामने आई कि मुबैना तौर पर मुतल्लिका लेडी डॉक्टर की जानिब से जो है वो फेक सिग्नेचर भी किए गए। तो ये सारा मामला था थीसिस पास करवाने के लिए। बहरहाल हम तस्वीर का दूसरा रुख इसलिए आपके सामने रखते हैं कि हमारा फ़र्ज़ है कि अगर वीडियो बनाई गई है वो भी आपके सामने रखी। उसमें डॉक्टर्स को नहीं चाहिए था कि ये नहीं बननी चाहिए था, लेकिन पर्पज़ क्या था इसको अब वायरल करने का, ये भी आपके जो है वो सामने मैं रखना चाहता हूँ। एक तो ये कि एक ऑपरेशन थिएटर के अंदर 2 ऑपरेशन किए जा रहे हैं, ये क्रेडिट है डॉक्टर्स का। और अगर मैं यंग डॉक्टर्स की अगर बात करूँ, यंग डॉक्टर्स वो सारे यंग डॉक्टर्स हैं जो छोटी एज के हैं, जो पीजीआर डॉक्टर्स हैं, जो काम करते हैं 24 घंटे टाइम काम करते हैं। लेकिन इसके बावजूद जब इस तरह के मामला आते हैं तो फिर जो है वो बड़े वो डिसहार्ड भी होते हैं। पंजाब के अस्पतालों के इमरजेंसी वार्ड्स की बात कर ले तो यही यंग डॉक्टर्स इमरजेंसी वार्ड चलाते हैं। अब ये 5 पीजीआर डॉक्टर्स को महकमा स्पेशल एड हेल्थ केयर मेडिकल एजुकेशन की जानिब से मीडिया के ऊपर ये वीडियो चलने के बाद, सोशल मीडिया के ऊपर चलने के बाद एक्शन ले लिया गया। लेकिन इसके ऊपर सबसे बड़ी बात ये है कि अभी तक जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि प्रॉपर जो है वो पीजीआर डॉक्टर्स को नहीं सुना गया, प्रॉपर पीजीआर डॉक्टर्स को नहीं सुना गया, उनका जवाब नहीं लिया गया। वन साइडेड ये जो है वो फैसले किए गए हैं। ये इतनी जल्दी क्या थी, मेरिट पर तहकीकात की जाए और ये भी चेक किया जाए कि ये वीडियो कहाँ से वायरल हुई, ये वीडियो किसने वायरल की, इसका फरांजिक भी किया जाए। और बगैर किसी इंक्वायरी के इन पीजीआर डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया, बल्कि कार्रवाई कर दी गई है। इनकी पीजीशिप ख़त्म हो चुकी है। ये 5 जो पीजीआर हैं ये तकरीबन इनका 2 से 3 माह थे, इनकी ट्रेनिंग ख़त्म हो जानी थी। लेकिन इस वीडियो के अंदर वो भी बेचारे उन डॉक्टर के खिलाफ भी कार्रवाई हो गई है जो ऑपरेशन कर रहे थे और जो ऑपरेशन में मसरूफ़ थे, वो भी इसमें उनको भी रगड़ा लग चुका है, वो भी इसमें जो है वो इसमें उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो चुकी है। अब ज़रा ये कहते हैं कि सारा मामला ब्लैकमेलिंग का था और एक प्रोफेसर को ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही थी, बल्कि कोशिश कर दी गई। और फिर एट द एंड जब इससे पहले इंक्वायरी शुरू हुई थी, उस इंक्वायरी में भी प्रोफेसर के खिलाफ कोई चीज़ सामने नहीं आई थी। जब मुतल्लिका लेडी डॉक्टर की जानब से खुदकुशी करने की, पीजीआर डॉक्टर की जानब से खुदकुशी करने की कोशिश की गई, बाद में वो इंक्वायरी भी ठप की गई। उस इंक्वायरी में भी जो है वो कुछ पीछे लोग चाहते थे कि प्रोफेसर
साहिबा को हटाया जाए। अब सी सेक्शन के दौरान जो वीडियो वायरल की गई, इसमें यकीनी तौर पर जो है वो डॉक्टर्स को बदनाम किया गया। डॉक्टर्स की बदनामी तो बनी है, लेकिन कुछ सवालात जो थे वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि वीडियो क्यों वायरल की गई, पर्पज़ क्या था, मकसद क्या था। और वीडियो वायरल होने के घंटों बाद ही जो है वो तकरीबन 1 घंटे के बाद ही जो है वो डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई कर दी गई और उनका मौक़िफ़ नहीं सुना गया। बगैर इंक्वायरी किसी को कैसे मुअत्तल किया जा सकता है? कम से कम इस सिस्टम के अंदर रहते हुए इन डॉक्टर्स को इतना हक तो ज़रूर दें कि ये इनकी इंक्वायरी कर लें और मेरिट के ऊपर इंक्वायरी करने के बाद आप इसका फ़ैसला करें। मुअत्तल डॉक्टर्स का जो है वो आईडी कार्ड नंबर भी लिख कर वायरल किया गया। अगर प्राइवेसी की बात करते हैं कि अगर ऑपरेशन थिएटर के अंदर आप कहते हैं कि प्राइवेसी ब्रीच हुई है, तो फिर इनके आईडी कार्ड जो हैं वो अगर आप ऑर्डर्स के ऊपर लिख कर वायरल करते हैं फीमेल डॉक्टर्स के, तो फिर ये भी प्राइवेसी जो है वो मुकम्मल तौर पर आपने ब्रीच की है। इसकी मुकम्मल इंक्वायरी नहीं की जा रही और दावा ये किया जा रहा है ज़राए की जानब से, बिल्कुल मैं आपको अंदर की अंदरूनी कहानी बता रहा हूँ, दावा ये किया जा रहा है कि सिर्फ़ और सिर्फ एक प्रोफेसर जो है वो प्रोफेसर साहबा हदफ थी। और जब पीजीआर डॉक्टर्स ने उस लेडी डॉक्टर को उसके साथ मिलकर प्रोफेसर को ब्लैकमेल नहीं किया, तो ये वीडियो बनाने वाले डॉक्टर्स जो ऑपरेशन कर रहे हैं, जो वीडियो बना रही हैं डॉक्टर्स साहिबान, वो जो है वो इसका शिकार हो गए, क्योंकि फिर वीडियो वायरल कर दी गई। और एट द एंड ये मेरे ज़राए के मुताबिक, जो कि बड़े अथेंटिक सोर्सेज हैं, उनके मुताबिक ये मामला जो है वो मीडिया की जीनत बना और फिर जो है वो सोशल मीडिया की जीनत बना। अभी तक इस पूरे मामले के ऊपर दूसरी तरफ रुख नहीं इसका देखा जा रहा है कि क्या वजह थी, क्या मामला था। क्योंकि ये जब वीडियो बनी थी उस वक्त किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, किसी डिजिटल मीडिया के ऊपर या किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर कहीं भी ये वीडियो उस वक्त जब बनी थी, मैं आपको एक मरतबा फिर 28 अगस्त 2025 को एक रूटीन के मुताबिक ये वीडियो बनी थी। या तो लेडी डॉक्टर्स की जानब से अपने टिकटॉक के ऊपर लगाई जाती, या कुछ ना कुछ आप जिस तरह लोग कह रहे हैं कि जी व्यूज़ हासिल करने के लिए इस तरह वीडियोज़ बनाई जाती हैं, उस वक्त तो नहीं हुआ। लेकिन बाद में ये सारा कुछ क्यों हुआ, इस पूरे मामले के ऊपर मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर शाहद मलिक साहब, जो कि सदर PMA लाहौर है और बड़ी ग्रिप रखते हैं। टेक्निकल मामलात की बात कर लें, अरसे दराज से जो है वो डॉक्टर्स कम्युनिटी के लिए प्रोफेसर डॉक्टर शाहद मलिक साहब की खिदमात हैं, हमेशा हक सच की बात करते हैं। डॉक्टर शाहद मलिक साहब, आपके सामने ये मामला रखता हूँ, सबसे पहले मुझे ये बता दें कि PGR डॉक्टर्स को टर्मिनेट या उनकी PGशिप कैसे ख़त्म की जाती है। साथ ही दूसरा सवाल आपके सामने रखता हूँ, क्या किसी डॉक्टर को या PGR डॉक्टर्स को अपना बयान या अपना मौक़िफ़ देना ज़रूरी है? महकमे को चाहिए कि उसको भी सुन लिया जाए और फिर कार्रवाई की जाए? बिल्कुल ठीक है साहब, बहुत शुक्रिया आपका मुझे इस हसास मौजू के ऊपर बात करने के लिए बुलाने का। बात यह पहले बात किया था PGR 3 रेफरेंसेस का काम कर रहा होता है। वो असल बंदा है CPSP का, कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन पाकिस्तान का, यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा है। तो सबसे पहले ये केस इन्वेस्टिगेट होना चाहिए था CPSP के ऊपर और इनके ऊपर। मसला ये है कि महकमा सेहत यहाँ पर डॉक्टर को सॉफ्ट टारगेट समझता है और PGR को उनकी ट्रेनिंग जो स्लॉट थी उसको खत्म करके अपलोड एडमिनिस्ट्रेटिव काम करने, ये हिस्सा होता नहीं है। पूरा इन्वेस्टिगेट करें, इसके कई फैसेट्स हैं, देखना पड़ेगा कि इसमें कौन सा एक ब्लैकमेलिंग तक भी देखना पड़ेगा। अभी आपने जिक्र किया है, देखिए ना, प्रोफेसोरियल स्टाफ है, एडमिनिस्ट्रेशन है, PGR है। मुझे पता है एडमिनिस्ट्रेशन MS का कसूर था इसके अंदर। थिएटर के अंदर एक काम किया जा रहा है, वीडियो कब बनी, कैसे बनी, और ये एडमिनिस्ट्रेशन आज की वीडियो 8 माह पुरानी, ये किस किस्म की महकमा है? इनके पास किसी किस्म का कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल नहीं, एनार्की है। और महकमे के अंदर ये ब्यूरोक्रेट का जो कब्जा है ना, इसके अंदर टेक्निकल बंदों की सेहत थोड़ी है, जिसकी वजह से पूरी बर्बादी की जा रही है। आज इस सेक्रेटरी हेल्थ को उठा के ब्यूरोक्रेट को, जहां पर डॉक्टर जो प्रोफेसर सीनियर हो वो सेक्रेटरी हेल्थ रखना चाहिए। ब्यूरोक्रेट आज बिजनेस में बैठा है, वो बच्चों का मास्टर है, आज ट्रांसपोर्ट में बैठा हो गाड़ियों का मास्टर है, आज हेल्थ में बैठा हो प्रोफेसर है। ये तो कोई तरीका नहीं है। ब्यूरोक्रेसी डॉक्टर को स्पीड कर रही है, प्रोफेसर को टारगेट किया हुआ है, और ये मुल्क ये ब्यूरोक्रेट कोलैप्स कर रही है।
आपको ये मामला बता दें मुझे कि ये आपको लगता है कि इस मामले की पूरी एक बड़ी आला सतही कमेटी बनानी चाहिए कि वीडियो कब बनी, फोरेंसिक ऑडिट होना चाहिए इसका, लेकिन इस पूरे मामले के ऊपर पीजीआर डॉक्टर्स की ट्रेनिंग खत्म कर दी लेकिन इंक्वायरी नहीं की जा रही। इंक्वायरी दूसरे मामले की जा रही है, इसकी इंक्वायरी क्यों नहीं की जा रही, ये मुझे बता दें। कम से कम इसका कुछ सामने तो आए। मियां साहब, इन बच्चों की ये जो इन्होंने अपना खून जला के इतनी मेहनत करके ये पीजीआर, यहाँ पर पीजीआर बनना कोई आसान काम है? आपने एक मिनट के अंदर उनके मुस्तकबिल से खिलवाड़ कर दिया। आप उनको ये देखें कि सबसे पहले इसका फोरेंसिक एनालिसिस करें कि ये कब की वीडियो है, ये कौन इसको एक्सपोज कर रहा है, कैमरे के पीछे कौन खड़ा है, और ये इसको ये आज क्यों अपलोड की गई, ये है इसको हम इंक्वायरी किस बात में कहते हैं, मोटिव इन्वेस्टिगेशन। वो तो कहीं है ही नहीं, टारगेट कर दिया है बच्चों को, उनकी तो पता नहीं कितनी कितनी इनपुट है इसके अंदर इस पीजीआर को लेने के लिए, उनका तो मुस्तकबिल से आपने खिलवाड़ कर दिया है। ये ब्यूरोक्रेट से एक तमाशा बनाया हुआ है, सॉफ्ट टारगेट को हिट कर लो और बस उसको निकाल दो। अब बच्चियां है वो तो कितना जरूरी है कि ये वीडियो चूंकि 8 माह पहले बनी थी, वायरल नहीं हुई थी, किसी के पास नहीं थी, रूटीन में बनी ऑपरेशन थिएटर के अंदर, उसके बाद इसको जब वायरल किया गया, आप समझते कि कितना जरूरी है कि वो कौन शख्स है जिसने ये वीडियो वायरल की? इन्वेस्टिगेशन में इसी को कहते हैं साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन। इसको साइबर क्राइम को दे कि ये वीडियो कब लगी, किसने लगाई, असल कल्प्रिट वो है, और वहां से मोटिव पता चलेंगे। इन बच्चों का क्या कसूर है? और आज की मुझे बताएं, आज की एडमिनिस्ट्रेशन जो उधर बैठी हुई है उसका क्या कसूर है? ये अजीब महकमा है, बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के, बगैर किसी चीज के पुलिस के सजा खड़ी कर दी और सॉफ्ट टारगेट को पकड़ दिया। तो क्या आप ये भी बता दें कि ये इतनी बड़ी सजा इनकी, यहाँ तक भी कहा जा रहा है कि इनके लाइसेंस मनसूख कर दे, क्या इतनी बड़ी सजा है अगर ये वीडियो 8 माह पहले बन गई और फिर उसके बाद साजिश के तहत मुबैना तौर पर वायरल कर दी गई, तो क्या इनके लाइसेंस मनसूख कर दिए जाएं? भैया साहब, ये लाइसेंस मनसूख महकमा तो कर ही नहीं सकता। ये भेजेंगे पीएमडीसी के अंदर, वहां पर अल्हम्दुलिल्लाह सीनियर एकेडमिशियन बैठे हुए हैं। ये 4 सेक्रेटरी, 4 ब्यूरोक्रेट जो जिनको मैं तो काले अंग्रेज कहता हूँ, ये बैठे होंगे वहां पर। सीनियर सेंसिटिव प्रोफेसर बैठे हैं, उन्हें पता है कि ट्रेनिंग के क्या हालात है, कहाँ करते हैं। वहां पर तो ये भेजते पीएमडीसी में, क्या होगा उसके अंदर? लाइसेंस इस तरह मनसूख नहीं होते, वो पीएमडीसी का काम है, वही का काम नहीं है। तो इनकी ट्रेनिंग जो है वो महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ पंजाब खत्म कर सकता है? देखिए, मैं तो आज भी कहूंगा इन बच्चियों को कि फिल फोर्स इसको कोर्ट में एजिटेट करें, सेक्रेटरी हेल्थ को पार्टी बनाए, और ये तमाम चीजें करके तो ये तो सीधा सीधा इसका लोकस एक बार हमें फिर बता दें मेरे नाज़रीन को, एक बड़ी डॉक्टर कम्युनिटी भी मेरा प्रोग्राम देखती है, कि तरीक़ेकार क्या है किसी भी पीजी डॉक्टर को उसकी पीजीशिप खत्म करने के लिए? ये सब पीजीआर जो है वो है कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन पाकिस्तान का या किसी रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी का। ये उनकी वर्किंग स्लॉट है, जहां पर काम कर रहे हैं उनकी इजाजत से और इनकी फैसिलिटी के ऊपर। ये 2 रेफरेंसेस, 2 लेग्स है जो इसको कंट्रोल कर रही है। एक लेग इनको किस तरह कर सकता है? सीपीएस के अंदर केस भेजे, वो इन्वेस्टिगेट करे, फिर देखे ये बात हो। और जराया में ये भी कह रहे हैं कि इनके मर्जी के मुताबिक जो अस्पताल के अंदर कोई इंक्वायरी बनी छोटी मोटी, जी, उन्होंने इनको कहा कि ये बयान दें, और ये वो डॉक्टर्स ये बयान दे दिए इन्होंने, उसके बाद फिर अगले दिन इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। यानी इनकी अपनी मर्जी का बयान नहीं है। इंक्वायरी कमेटी ने मुबैना तौर पर ज़राए दावा कर रहे हैं कि इन्होंने इंक्वायरी जो कमेटी थी अस्पताल की, जो भी थी, उन्होंने अपनी मर्जी के बयान इनसे लिए हैं। मियां साहब, मैं आपको बताऊं, ये तो कोई आप जैसा शख्स, मेरे जैसा शख्स बैठा हो उसकी इंक्वायरी कमेटी के अंदर, पहले उससे पूछे मुझे आपका बताओ कि लोक स्टैंड आई क्या है, आपकी अथॉरिटी रेट क्या क्या है, प्रॉपर क्वेश्चन कौन से है। बच्चियां बेचारी है, छोटी छोटी बच्चियां घरों से ट्रेनिंग करने आई है, उनको तो गरीबों को पता कोई नहीं। ये इंक्वायरी वालों को तो टक्कर सकते हैं आप जैसे लोग, मुझ जैसे लोग, और ये लीडर्स जिन्होंने सियासत देखी हुई है। ये तो डरा के इस बयान की कोई वैल्यू नहीं है भैया साहब। इस वैन वो अब आज भी इसे मुकर सकते हैं कि बड़े अंडर क्वेश्चन, अंडर प्रेशर, अंडर मुझे इन हालात के अंदर मुझे बयान लिया गया। बयान उसकी वैल्यू है जो कोर्ट के अंदर है। और जो पीएमडीसी को लिखा है महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने, पीएमडीसी इसके ऊपर क्या करेगी? मियां साहब, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। पीएमडीसी के अंदर ये
डिपार्टमेंट एक पार्टी है, वहां पर पूरे जो पीएमसीसी के अंदर चारों सूबों से गिलगित पाकिस्तान आजाद कश्मीर के तमाम के वहां पर रिप्रेजेंटेटिव बैठे होते हैं, सीनियर प्रोफेसर बैठे होते हैं जिन्होंने जिंदगी गाली हुई है, वो इंतहाई सेफ पीपल होते हैं, वो इसको प्रॉपर देखेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे। ये तो महकमा है ना, ये तो ब्यूरोक्रेट है, ब्यूरो फैसला करके आगे कर दिया। अब वहां पर तो बाकायदा इसका फोरेंसिक एनालिसिस होगा, इसका सोशल एनालिसिस होगा, ये तमाम एनालिसिस के ऊपर ये बात होगी, तो इंशाअल्लाह ताला एसोसिएशन भी बच्चों को सपोर्ट करेगी। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर शाद मलिक साहब, एक तो दो यहाँ पर लेडी डॉक्टर्स पीजीआर जो हैं वो वीडियो बना रही है, बाकी काम कर रहे हैं, तो सारों के खिलाफ ही कार्रवाई हो चुकी है। अब देखे ना, यही आपने पॉइंट निकाला, ये लीगल पॉइंट है कि पार्टी 1, पार्टी 2, पार्टी 3 और मेन पार्टी कौन सी इन्वॉल्व थी, किसके ऊपर कौन सा एक्ट फाल कर रहा है, और ये किसी ने देखा ही नहीं है, वो बचिया। अब देखे, इसी को चीज को साबित करना पड़ेगा कि ऑपरेशन कौन कर रहा था, और ऑपरेशन एक फुल कंसंट्रेशन का काम है, उनको तो बेचारियों को पता ही कोई नहीं। और एक ऑपरेशन थिएटर में 2 ऑपरेशन किए जा रहे हैं, इसका भी कोई नोटिस नहीं लिया गया। अब ये इनसे पूछे ना, मैंने इन्वेस्टिगेशन किया दिया साहब, हर अस्पताल के अंदर हजारों की तादाद में बेसिक फैसिलिटीज है, इनसफिशिएंट इक्विपमेंट है, ये तमाम चीजें। मैं तो आगे भी एक मीटिंग में बैठा हुआ था अपने डॉक्टरों के साथ, और मैं कहा यार इसको लिख के भेजो कि ये हालात है, ये हालात है, इनकी बात मत मानो, नौकरी क्या है यार, इस जिल्लत से नौकरी पता ना करें। आजकल एक नया काम शुरू हुआ है कि अस्पतालों की वीडियोस वायरल हो जाती हैं, कोई कभी गंगाराम, कभी लेडी विलिंगटन, कभी सर्विसेज, और फिर उसके ऊपर जो है वो कार्रवाइयाँ शुरू हो जाती हैं, 1 मिनट में जो है वो एक्शन भी होता है। तो वीडियोज़ को फोरेंसिक ऑडिट करना, उसके बाद चेक करना, उसके बाद तहकीकात का आगाज़ किया जाए, ये बड़ा काम शुरू हो चुका है अस्पतालों में। और चूंकि इस वक्त अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर फोकस की बात करें तो पंजाब हुकूमत का महकमा सेहत के दोनों शोबों के ऊपर ही फोकस है। यहाँ पर ज़रा भी से जो है वो अगर कोई चीज़ सामने आती है तो बड़ा एक्शन होता है। तो ये वीडियोज़ की गेम खेलने का तरीक़ाकार और वीडियोज़ की गेम भी शुरू हो चुकी है अस्पतालों के अंदर। तो ये आपको नहीं लगता कि ये एक बहुत बड़ा नुकसान होगा अगर डॉक्टर्स जो है वो इससे मुतासर होते हैं, तो फिर काम कौन करेगा? ये साहब जी मैं कह रहा हूं कि अब लीगल लैंग्वेज में बात करता हूं। लीगल लैंग्वेज के अंदर जो एक वीडियो है ना, दिस इज नॉट एडमिसिबल एविडेंस। एडमिसिबल एविडेंस कहते हैं जिस एविडेंस के ऊपर आगे लीगल इमारत पूरी खड़ी होती है, एडिफिस खड़ा होता है, ये एडमिसिबल एविडेंस नहीं है। और जिस तरीके से एब्रप्टली उस वीडियो की बेस के ऊपर काम किया जाता है, लीगली ये एक्सेप्टेबल नहीं है। कोर्ट इसको एक मिनट में उड़ा के अलग कर देगी। तो आप मशवरा देते हैं कि फौरी तौर पर ये डॉक्टर्स कोर्ट में भी चले जाएं तो उनको रिलीफ मिलेगा इंशाल्लाह, और फौरी से पहले जाने के बाद इस सेक्रेटरी हेल्थ को पार्टी बनाए, वहां पर आके ये सब बताए ना कि ये कैसे साबित हो रहा है ये चीज। क्योंकि अभी तक तो सुना नहीं गया, कोई मौकफ नहीं लिया गया पीजीआर डॉक्टर्स का, अभी तक सुना नहीं गया उनको। भैया साहब दूसरी बात, वन साइडेड कार्रवाई है, वन साइडेड कार्रवाई है। और मैं आपको बताऊं कि ये जो इंक्वायरी के अंदर और ये तमाम चीजों के अंदर ये एक बहुत बड़ा डिफेंस होता है कि अनहर्ड पेनल्टी इंपोज कर देना, और ये सीधा रेमेडी है कि उसको आपको फर्क करना पड़ेगा। अनहर्ड कोई रिटर्न दिया आपने, कुछ उसका रिप्लाई दिया आपने, कुछ दूसरी इन्वेस्टमेंट पूरी की है, और आपने पीजीआर बच्चों की जो आपने ट्रेनिंग खत्म कर दी है। एक मरतबा फिर आपसे यही सवाल है कि दूसरा जो रुख हम बता रहे हैं, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, अंदरूनी कहानी, इसके ऊपर क्यों इंक्वायरी नहीं की जा रही? एग्जैक्टली यही बायस है, यही बायस है, प्रेजुडिस है। यही तो साबित करता है कि ये फेयर इंक्वायरी नहीं है, फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं, और अनहर्ड ये पेनल्टी लगा दी गई। तो इस पूरे मामले के ऊपर आप डॉक्टर्स कम्युनिटी के लिए क्या कहना चाहते हैं, और महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर मेडिकल एजुकेशन के लिए क्या कहना चाहते हैं आप? महकमा तो मियां साहब ब्यूरोक्रेट ने बर्बाद कर दिया हुआ है। पहले 2 महकमे किए, दोनों की बिल्कुल देखे मियां साहब एक
मरीज एक है, वार्ड एक है, अस्पताल एक है, बेड एक है, बैंक में 2 क्यों है? ठीक है, ये वो 2 नहीं बैंक होने ने चाहिए। बर्बादी का घर निकाल दिया इसके अंदर। जब तक ये काम खत्म न किया, इसको एक महकमा करे और डिविजनल लेवल के ऊपर डेलीगेट करे नीचे। आप कहते हैं कि एक महकमा करें, एक वजीर करें, एक सेक्रेटरी करें। एक महकमा, एक वजीर और इसका हेल्थ का एक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, ये एक रंग बने पूरी, और डिविजनल लेवल के ऊपर पूरी अटॉनमस हो। बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो एजुकेशन भी 2 कर दिए हैं। एजुकेशन महकमे की बात करें, साहब यही बर्बादी हो रही है। इन्होंने ये नीली पीली फिल्में लेके और पुरानी चीजें लेके प्रेजेंटेशन होती है, और वहां पर नीली पीली फिल्मों की बेस के ऊपर पॉलिसी बन जाती है। कोई नहीं देखता ये पॉलिसी प्रोपेलेंट है कि भी नहीं, चलेगी भी कि नहीं। इस वक्त डॉक्टर इतने परेशान है, निचले वाली ह्यूमन रिसोर्स इतनी परेशान है, एक एरारकी है अस्पतालों के अंदर। तो ऐसी सूरत हाल में आप डॉक्टर्स कम्युनिटी के लिए क्या कहेंगे जो अस्पतालों में काम कर रहे हैं, और अगर कोई वीडियो निकल आती है तो उसके ऊपर भी एक्शन हो जाता है, पीड एक्ट लग जाता है। एमएस की बात करें, एमएस साहबान की, उनको उद्धों से हटा दिया जाता है। प्रिंसिपल्स की बात करें, उनकी जो है उनको भी हटाया जाता है और बड़े गलत तरीके से हटाया जाता है, और पंजाब हुकूमत समझती कि हम ये अस्पताल ठीक कर रहे हैं। तो आप ऐसी सूरत हाल में जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं उनके लिए किस किस्म का तजवीज़ देते हैं कि क्या करें वो? भैया साहब, इस वक्त हैरासमेंट का माहौल है। मेरी अपनी जो ह्यूमन रिसोर्स है बच्चों के लिए, इसके लिए अपनी स्किन बचा के काम करें और फौरी अपनी हर लेवल के ऊपर अपनी डॉक्यूमेंटेशन करें। अगर रजिस्ट्रार को बच्ची लगी हुई है तो लिख के भेजे, फौरन आपके पास रिकॉर्ड रखें, या बाई पोस्ट भेजे उसके एमएस को, सेक्रेटरी हेल्थ को, ये हमारे पास ये चीजें इनसफिशिएंट है, ये वर्क लाइन है। 8 घंटे को ऊपर काम नहीं करवा सकते, ये वर्किंग आवर्स का शेड्यूल है पूरा, ILO का कानून है उसके अंदर। बिल्कुल ठीक। और 36 घंटे पीजीआर बच्चियां काम कर रही है उधर, पूछने वाला कोई नहीं। और ये हमारी मिड लेवल बेंचेस ऊपर जाके यस मैन बने होते हैं उसके सेक्रेटरी हेल्थ के। आज भी एक वीडियो वायरल हुई है जो कि सर्विसेज अस्पताल लाहौर की है, और बताया जा रहा है कि ऑपरेशन थिएटर के अंदर लाइट नहीं थी, डॉक्टर ने टॉर्चर के साथ, मोबाइल लाइट के साथ ऑपरेशन किया, लेकिन इंतजामिया कह रही है कि ये फेक और एडिट करके ये सारा कुछ किया जा रहा है। तो इस किस्म की वीडियो सामने आ रही हैं। ये वीडियो अगर फेक हो गया तो दूसरी वीडियो फेक क्यों नहीं हो सकती? उसका फोरेंसिक एनालिसिस किया जाए, पूरी चीज देखी जाए, कहां से निकली, क्या मोटिव था, कैमरे के पीछे कौन था, कैमरा कौन सा था, माल मुकदमा कौन सा है, ये सवाल है पूरे। बिल्कुल जी, यही मामला आज हमने उठाया और आपकी माहिराना ओपिनियन ली है कि इसके ऊपर ये पीजी डॉक्टर्स को क्या करना चाहिए, और अभी तक वन साइडेड ये जो है वो मामला है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहद मलिक साहब। नाज़रीन, मैंने कुछ सवालात सामने रखे हैं अभी तक जो है वो। एक तो ये है कि लेडी विलिंगटन अस्पताल की बात करें, 2 किस्म की वीडियोज़ वायरल हुई हैं। एक जो है वो सिक्योरिटी गार्ड जो है एनेस्थीसिया दे रहा था, वो ब्रेक की खबर, वो भी मैंने खबर ब्रेक की थी, उसके ऊपर कार्रवाई हुई है कि वो क्यों ये कर रहा था। दूसरी जो है वो इससे पहले एक खबर ब्रेक हुई थी जिसमें 5 पीजीआर डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई हुई है। वो अस्पताल के अंदर वीडियो, ऑपरेशन थिएटर के अंदर वीडियो बनी थी जिसमें कहा जा रहा था कि मुकाबला हुआ। उसमें जो है वो ये कुछ अंदरूनी कहानी सामने आई है कि वो प्रोफेसर साहिबा को ब्लैकमेल करने की पूरी कोशिश की गई थी, और पर्पज़ ये थे कि उसको उहदे से हटाना। वीडियो 8 माह बाद लीक की गई, और उसके बाद कैसे लीक हुई, कौन पीछे था, और फिर जो है वो खुदकुशी यहाँ पर जो हुई थी, उस मामले के ऊपर आपको बताता चलूँ कि जो है वो कुछ थीसिस था एक लेडी डॉक्टर का, पीजीआर डॉक्टर्स का, जो स्पेशलाइजेशन कर रही थी, वो अभी अस्पताल में मौजूद है। और इस मामले के ऊपर भी देखना चाहिए महकमा स्पेशल एड हेल्थ केयर मेडिकल एजुकेशन को कि वो मामला इसके साथ किस तरह रिलेट करता है, ये क्यों सारा कुछ हुआ और ये क्यों सारे मामला सामने आ रहे हैं। बहरहाल एक बड़ा ये भी है कि फ्रांसिक भी इस वीडियो का होना चाहिए, सर्विसेज अस्पताल की वीडियो का फ्रांसिक भी होना चाहिए, जाली असली वीडियोज़ का पता चलना चाहिए। बहरहाल ये जो मामलात हैं इस वक्त अगर देखें, अस्पतालों में अफरा तफरी और इस वक्त प्रेशर पूरा है और खौफ की अलामत है, और डॉक्टर खौफ ज़दा हैं, क्योंकि डॉक्टर की अगर ड्यूटी टाइम्स की बात करें
तो ये ड्यूटीज़ भी बहुत ज़्यादा करते हैं, जो एमरजेंसी में ऑपरेशन थिएटर्स में काम करने वाले डॉक्टर्स हैं। बहरहाल जो है वो मौक़िफ़ सुनना चाहिए, वन साइड कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, अंदरूनी कहानी के ऊपर भी इंक्वायरी की जाए, पीछे कौन था, प्रोफेसर साहबा को क्यों हटाना चाहते थे लोग, क्या पर्पज़ था, सिग्नेचर वाली कोई जाली बात मैंने बताई वो भी होनी चाहिए। इस पूरे मामले के ऊपर अभी तक कोई आला सतही कमेटी नहीं बनाई गई, दूसरे मामले के ऊपर बनाई गई है। इसके ऊपर भी जो है वो कमेटी बनानी चाहिए और तमाम तरह हक़ाइक़ सामने आने चाहिए। अगर डॉक्टर्स मुलव्वज़ है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन अगर नहीं मुलव्वज़ तो फिर जो है वो ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको मौका तो दें। बहरहाल नाज़रीन, मैं ब्रेक लेता हूँ और ब्रेक के बाद एक और नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, बहुत अहम इशू के ऊपर बात करेंगे। एक बहुत मशहूर केस, तकरीबन 8 साल तक ये केस चलता रहा और इस केस की अगर बात करें तो मिशा शफ़ी की जानिब से अली ज़फ़र के ऊपर इल्ज़ामात जो लगाए गए थे, ये केस जो है वो कोर्ट में चलता रहा और कोर्ट में लाहौर के सेशन कोर्ट में ये मुकदमा दायर था। तकरीबन 8 साल बाद इसकी समाअत मुकम्मल होने के बाद इसका फ़ैसला हो चुका है। अदालत ने अपने फ़ैसले में करार दिया है कि मिशा शफ़ी के इल्ज़ामात साबित नहीं हो सके और उन्हें हद के इज़्ज़त के ज़ुमरे में शुमार किया गया है और उनको तकरीबन जुर्माना भी हुआ है। ये मामला क्या था, इसके ऊपर क्या फ़ैसला, मज़ीद इसके ऊपर बात करेंगे। बैरिस्टर अम्बरीन कुरैशी साहिबा जो कि वकील हैं अली ज़फ़र साहब की, उन मेरे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में। वेलकम कहते हैं मैडम आपको। वेलकम मैडम, बताइएगा कि ये पूरे केस के ऊपर आप क्या कहेंगी? वालेकुम सलाम जी। ये आई थिंक पाकिस्तान का पहला प्रॉपर डेफेमेशन केस है, हद के इज़्ज़त का पहला इतना हाई स्केल पे ये केस हुआ है जहाँ पे सब इसको फॉलो कर रहे थे। और इसमें जो मेन चीज़ थी वो ये साबित करनी थी कि मैडम मिशा ने जो एलिगेशन लगाया है, जो इल्ज़ाम लगाया है अली ज़फ़र पे, वो सरासर झूठ था। और उसने एक कंस्पिरेसी के थ्रू अपने ग्रुप फ्रेंड्स के साथ मिलके ये सोचा कि मैं ये मी टू के हैशटैग के अंदर ये हरासमेंट का हरासानी का मैं करूँगी और उससे अली को नुकसान होगा। तो ये जो केस है ये डेफेमेशन के केस के में आया और इसमें अदालत ने 8 साल के बाद अली को कहा है कि वो इनोसेंट हैं। मिशा शफ़ी ने डिफेम किया है, इन्होंने गलत बात की जो बिल्कुल साबित नहीं हो सकी, इसीलिए उनको ना सिर्फ मना किया गया है कि आइंदा ऐसी वो कोई भी इल्ज़ाम फॉर लाइफ नहीं लगा सकती अली ज़फ़र पे, और दूसरी बात ये कि उनको ऑब्वियसली जुर्माना भी हुआ है इस तरीके की हरकत करके। ये कितना जुर्माना हुआ है बताएंगे आप? जी 50 लाख जुर्माना हुआ। तो बैरिस्टर साहब, अमूमन हमने देखा है पाकिस्तान के अंदर जो है वो, या पंजाब लाहौर की अगर बात कर ले तो ये केसेस का फैसला ही नहीं होता, कई कई साल ये चलता रहता है। और हमने ये इस नौयत का ये पहला ही केस देखा है कि इसका फैसला हुआ है। अब इसके ऊपर अमल दरामद पूरा किया जाएगा। बाज़ दफ़ा अदालतों के हुक्म को माना भी नहीं जाता। हाँ देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान में हमारा जो बहुत बहुत स्लो है, उसकी वजह से अदालतें जब फैसला करती हैं वो बहुत टाइम लगाती हैं। इस केस में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये देखनी है कि हमारी तरफ से डिले नहीं हुआ। हमने 1 साल के अंदर अंदर अपने 13 गवाह, जिसमें 9 जो थे वो आई विटनेसेस थे, हमने सब वो उनको पेश किया। हमने कोई बंडल्स में हमने अपनी एविडेंस लेके आए, मगर जो दूसरी साइड है वो इल्ज़ाम लगा के भाग गई। वो आपको पता है कि वो कनाडा चले गए और उसके बाद फिर यही होता रहा कि हम लोग जो है एप्लीकेशंस देते रहे और हम कहते रहे कि ये एडजर्नमेंट के बाद एडजर्नमेंट जो ये ले रहे हैं इनको रोका जाए। हम बहुत ज़्यादा हमने आई थिंक हाई कोर्ट से हमने डायरेक्शंस ली कि भाई इसको डे टू डे हियरिंग देखें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डैमेज किया इन्होंने अली ज़फ़र के नाम को, उनके रुतबे को, एक इल्ज़ाम जो बेबुनियाद था उसको लगा के 8 साल इन्होंने इसका फ़ायदा उठाया। और बिल्कुल आपको नज़र आएगा कि यही लोग थे जिन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया, मगर इंसाफ जो और हक़ की आखिर में जीत हुई है। और मुझे लगता है कि ये चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आखिर में अदालत ने ये नहीं देखा कि जी वो दूसरी साइड पे औरत हैं तो जी वो सच बोलेंगी। अदालत ने देखा है जो एविडेंस है उसके मद्देनज़र अदालत ने जो सही और करेक्ट फैसला है वो किया है, और ये बहुत बड़ी बात है।
तो क्या फ्यूचर में इस ये जो केस है इसको एग्जाम्पल के तौर पर लिया जा सकता है? बहुत सारे लोग एक दूसरे के खिलाफ इस तरह के केसेस दायर करते हैं लेकिन उसका रिजल्ट कोई नहीं आता। बिल्कुल, आई थिंक कि ये जो फॉल्स एलिगेशन है, झूठ पे मबनी आप अगर किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, ये पहली दफ़ा हुआ है पाकिस्तान की हिस्ट्री में। एक लड़का खड़ा हुआ है और वो कह रहा है कि मेरे ऊपर जो हरासमेंट का केस है वो गलत है, और उसने इस चीज़ को ये अदालत लेके गया और अदालत में 8 साल उसने वेट किया कि अदालत की तरफ से ऑन मेरिट डिसीजन आए। और ये उन लोगों के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है जो हरासानी जैसे सेंसिटिव मैटर्स को इस्तेमाल करके दूसरों की ज़िंदगियां बर्बाद करते हैं। उनको नज़र आएगा कि अगली दफ़ा जब ये करेंगे तो उनके पास ये केस होगा कि ये सोच के 2 दफ़ा ज़रूर सोचेंगे किसी के ऊपर झूठा इल्ज़ाम, चाहे वो आदमी हो या औरत हो। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि फॉल्स एलिगेशन जो है वो कम होंगे, और इस तरीके से इस टाइप के जो केसेस हैं वो अदालत में नहीं आएंगे जब लोग थोड़ा सा डरेंगे और उनको नज़र आएगा कि आप ऐसे फजूल बात करके ये नहीं समझिएगा कि कोई आपसे पूछेगा नहीं कि आपने ये क्यों बात की है और किस बेसिस पे की है। मुझे ये भी बता दीजिएगा बैरिस्टर साहिबा कि मिशा शफी अगर ये जुर्माना पे नहीं करती तो फिर आप मजीद क्या इस केस में क्या कर सकती हैं? कंटेम्प्ट लगेगी या क्या होगा? और टाइम कितना है, कितने टाइम में ये जमा करवाना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए अभी तो इस एग्जीक्यूशन की जो अभी तो इनकी जजमेंट आई है, उसके बाद जो एग्जीक्यूशन ऑर्डर आएगा वो आएगा, उसके बाद फिर इन्होंने इसको करना होगा। बट लेट्स सी ये लोग क्या करते हैं, और ये अगर कोई भी डिले आएगा इसमें तो फिर ऑब्वियसली इसमें क्रिमिनल जो है लिटिगेशन वो फिर शुरू हो जाएगी। तो क्या इस फैसले को चैलेंज भी किया जा सकता है दूसरी तरफ से? बिल्कुल, इनको ये चैलेंज कर सकते हैं ऑन फैक्ट ऑफ लॉ कि भाई लीगली कानूनी तौर पे कोई चीज़ कोई पेचीदगी है, मगर जहाँ पे आप फैक्ट की बात करते हैं और जो आप एविडेंस की बात करते हैं वो हमने बहुत ही स्ट्रांग, इतनी स्ट्रांग दे दी है कि ये लोग जो है ना पहले साल में ही डर गए थे, इसलिए इन्होंने ये 8 साल लगाए हैं कि इसको जितनी देर तक ये ड्रैग कर सकें ये करें। और अब तो बस यही हो गया कि मैडम अब आई थिंक थोड़ी से घबरा गए हैं, तो ये ऐसी बातें कर रहे हैं। तो अगर अपील पे जाएंगे तो फिर इनका वहीं पे भी यही हाल होगा, चाहे वो हाई कोर्ट जाएं कि सुप्रीम कोर्ट जाएं। तो आप क्या समझते हैं कि सबसे मजबूत कानूनी नुक्ता क्या था इस केस में? सबसे मजबूत कानूनी नुक्ता एक तो ये था कि जब वो कहती हैं उनकी हरासमेंट हुई है, उसके कोई थोड़ी देर बाद ये अली को व्हाट्सएप करती हैं। हमारे पास व्हाट्सएप मैसेजेस हैं, उसके अगले दिन भी वो उनको व्हाट्सएप करती हैं और उसकी तस्वीर लगाती हैं अपने ट्विटर पे। सो जब आप रीजनेबल मैन टेस्ट जब अप्लाई करते हैं तो कोई भी जिसके साथ कोई ऐसे गंदा खुदा न खासा इंसिडेंट हो तो आप कभी भी किसी से उस शख्स से बात नहीं करना पसंद करेंगे। अगर वो खुद उससे बात कर रही हैं और बार बार कर रही हैं, उसके अलावा जितने भी विटनेसेस थे वो इनके आई विटनेसेस 9 आई विटनेसेस थे जो 4-4 फीट पीछे खड़े हुए थे। सो ये जो इंसिडेंट बता रही हैं ये एक जैमिंग रूम में हुआ है और वहाँ पे विटनेसेस थे जिन्होंने आके अपनी स्टेटमेंट्स दी हैं, और अपनी तरफ से ये कोई भी गवाह या कोई ऐसी एविडेंस, कोई मैसेज या कुछ भी ये ला नहीं सकी। इसीलिए इनका केस जो है ये अपना केस हारी हैं। ये पहले भी अपना जो हरासानी का केस था इनका, हाई कोर्ट्स ने भी इनका बाहर फेंका था इनका केस, और अब तो ये केस अली जीत गए हैं और अली ने प्रूव किया है कि वो बिल्कुल बेगुनाह थे और ये सरासर इनके ऊपर इल्ज़ाम था। और आई थिंक ऐसे लोगों को बिल्कुल मैसेज क्लियर जाना चाहिए कि आप अगर झूठा इल्ज़ाम लगाएंगे तो फिर हम आपसे पूछेंगे और उसके बाद फिर कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और आपको उसको फेस करना पड़ेगा। बैरिस्टर साहब एक और बड़ा अहम सवाल है आपसे मैं करना चाहता हूँ कि 8 साल लग गए इस केस को मुकम्मल होते हुए और जिसके ऊपर इल्ज़ामात लगे उसके 8 साल कैसे गुजरे, तो इसके ऊपर मैं आपको बात करना चाहता हूँ कि कोई ऐसा सिस्टम हो कि लोग जो गलत इल्ज़ाम लगाते हैं, बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाते हैं, तो इस तरह के अगर केसेस दायर होते हैं तो उसके जल्द फैसले हो ताकि किसी की जरूरत ही ना हो कि वो किसी के ऊपर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा दे। बिल्कुल, और बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने की, स्पेशली वो जो एक पब्लिक फिगर है। आप लोगों ने देखा होगा टीवी पे, आप सोशल मीडिया पे देखते, लोगों ने समझा कि बस वही अदालत हैं, वही जज हैं, वही डिसाइड करेंगे, इतना कि वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट जो है हमारे क्लाइंट हो गया था। और वो बहुत बिल्कुल सच्ची बात यही है कि आप एक पोजीशन में हो जहाँ पे आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप सारी दुनिया में
लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक औरत आके ऐसी बात कर देती है और आपका सारा काम खराब हो जाता है, आपकी ज़िंदगी खराब हो जाती है, आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ। तो ऐसे डेफिनेटली मैं आप इस चीज़ से एग्री करूंगी, स्पेशली जब ऐसे फॉल्स एलिगेशन के केसेस होंगे कि इसको डे टू डे हेयरिंग पे इस चीज़ को ख़त्म करें, रादर देन कि इतना लंबा ले जाएं कि 8 साल हो गए और फिर फाइनली एक उनको उम्मीद की किरण आई कि जी अदालत ने इस चीज़ को फाइनली ऑन मेरिट डिसाइड किया है। और अली के बल्कि हक में, पाकिस्तान के अंदर तो जब कोई हत्या की इज्जत का केस दायर करता तो एक मजाक की तरह बात थी कि क्या होना है इसके ऊपर, कुछ भी नहीं होना, क्या होना सिर्फ फॉर्मेलिटी है, सिर्फ कागजात हैं, सिर्फ पिटीशन फाइल हुई है। तो पहली दफ़ा हमें लगा कि ये वाकई इसके ऊपर जो है वो फैसला भी आता है और कार्रवाई भी होती है। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, आई थिंक सब कॉन्टिनेंट का ये सबसे बड़ा डेफेमेशन का केस है, पहली दफ़ा हुआ। और ये भी पहली दफ़ा हुआ है कि आदमी ने एक औरत को कहा है कि वो झूठ बोल रही है और उसकी एलिगेशन फॉल्स है और उसके खिलाफ वो खड़ा हुआ है, और वो जीतना अदालत में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि समहाउ हमारा ये परसेप्शन होता है कि अगर औरत ने बात कह दी तो सब उसको मान लें, क्योंकि औरत जो है वो मजलूम है। और ये हर केस में नहीं होता, हर औरत मजलूम नहीं होती और हर आदमी जो है वो गलत नहीं होता। आई थिंक ये चीज़ जो है हमें समझने की ज़रूरत है कि कानून में आपका जो जेंडर है वो कोई उसका मायने नहीं है। इम्तियाजी सलूक नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मेरिट और इंसाफ होना चाहिए। एक आखिरी आपसे सवाल कि जो मिशा शफी की जानब से मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अली जफ़र साहब के खिलाफ ट्वीट किए गए या मुख्तलिफ जगहों पर कोई चीज़ें लगाई गई, तो क्या वो सारा कुछ डिलीट किया जा चुका है इस वक्त? जो बेबुनियाद इल्ज़ाम थे जो कोर्ट में साबित हो चुके हैं कि ये इल्ज़ाम बेबुनियाद थे। हाँ जी, मेरा ख्याल से उनको FIA का एक सेपरेट केस चल रहा है उन्हीं के ऊपर, और इन्होंने काफ़ी फेक अकाउंट्स भी बनाए थे और जो थ्रेट्स वगैरह भी की थी। आई थिंक डेफिनेटली उनको डायरेक्शंस मिली हुई है। मेरा नहीं ख्याल कि वो उसको फॉलो नहीं करेंगी, उनको करना चाहिए, उनके लिए भी बेहतर है कि वो उसको करें। आखिर में नाज़रीन के लिए मैसेज क्या है कि जिनके ऊपर बेबुनियाद इल्ज़ाम लग जाते हैं, उनके लिए आपका मैसेज हो बैरिस्टर साहिबा? मैं उनके लिए यही मैसेज दूंगी कि प्लीज़ अपने हक के लिए, अगर आप हक और सच पे हैं तो आप ज़रूर खड़े हों और अपने लिए लड़ें। और ये मत देखिएगा कि आपका क्लाइंट आदमी है कि औरत है, आप ये देखिएगा कि कौन सच्चा है और आप उसके साथ खड़े हो और डरिएगा नहीं। और इंशाल्लाह आप देखिएगा कि अगर आप हक और सच पे हैं तो अल्लाह आपका साथ देता है और आपको नज़र आएगा कि आपको इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा। और इस दुनिया में और इस कंट्री में डेफिनेटली आपको इंसाफ मिलता है, और यही मैं कहूँगी। बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर अम्बरीन कुरैशी साहब मेरे साथ मौजूद थी, वकील अली जफ़र साहब की। और 8 साल बाद ये हद की इज़्ज़त का केस पहली दफ़ा हमने सुना कि ये केस का फ़ैसला हुआ, बल्कि ये तो केस एक मजाक बनकर रह गया था। लेकिन पहली दफ़ा जो संगीन किस्म के मिशा शफ़ी की जानब से इल्ज़ामात अली जफ़र के ऊपर लगाए थे, वो मामला अब जो है वो साबित नहीं हो सके और 50 लाख रुपए जुर्माना भी कर दिया गया। अब देखते हैं अब इस केस के आगे क्या बनता है, क्या मिशा शफी इसके ऊपर अपील करती हैं या नहीं। बहरहाल बैरिस्टर साहबा की जानब से जो अभी बताया गया अम्बरीन कुरैशी साहबा की जानब से कि ये जो है इसमें कोई ऐसे साबित नहीं वो कर सकें, जिसकी वजह से जो है वो लाहौर की सेशन कोर्ट ने ये फ़ैसला दिया है और तमाम बेबुनियाद इल्ज़ामात निकले। नाज़रीन, इस तरह के जो मामलात होते हैं ये पहली दफ़ा ही ऐसा हुआ कि बल्कि इससे पहले हम बड़े केसेस हम देख चुके हैं, बड़े बड़े सियासतदानों ने एक दूसरे के ऊपर केसेस किए, लेकिन हद की इज़्ज़त की अगर बात करें केसेस की तो उसका फ़ैसला आता ही नहीं था। ये भी 8 साल पहली मरतबा ऐसा हुआ कि ये फ़ैसला आया है। बहरहाल जो है वो अगर इस तरह के इल्ज़ाम कोई लगाता है आपके ऊपर भी, आप भी केस कर सकते हैं और अगर फॉलो करें तो फ़ैसला भी आ सकता है। नाज़रीन, ये सारा मामला था। नाज़रीन, इजाज़त चाहते हैं, इंशाअल्लाह कल फिर हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।